सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम केंद्रीय बजट का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम राजस्व प्राप्तियां, व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बजट में हमारी सरकार ने कहां से कितना पैसा प्राप्त किया है और कहां पर व्यय किया है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्राप्तियों एवं व्ययों का समायोजन। तो देखिए, 2024-25 के लिए कुल व्यय की राशि है 48,20,512 करोड़। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पेश किए हुए बजट में कितनी राशि शामिल है। तो ये ध्यान रखो आप सब कि 48,20,512 करोड़। इसमें जो राजस्व प्राप्ति है वो है 37,09,401 करोड़ और पूंजीगत व्यय है 11,11,111 करोड़। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो राजस्व खाते में व्यय किया गया है वो 76% है। कितना परसेंट है? 76। और पूंजीगत व्यय है 23%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, काफी बार सीधा सीधा आ जाता है एग्जाम में कि हाल ही में पेश किए हुए बजट में राजस्व खाते का व्यय कितना प्रतिशत है। तो यह 76 और पूंजीगत खाते का व्यय है 23%। आगे चलते हैं हम प्राप्तियों की तरफ। टोटल प्राप्ति कितनी हुई है? कितनी हुई है प्राप्तियां? देखिए आप सभी लोग, एक मिनट। ये है 48,20,512 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। ये सीधा सीधा सा, ज्यादा आंकड़ों में उलझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सीधा ध्यान रखेंगे व्यय कितना है 48,20,512 और इसी की प्राप्ति करेंगे हम। तो सीधा सा ध्यान रखना कि प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां कितनी की हैं और पूंजीगत प्राप्ति कितनी की हैं और कहां से की है। तो देखिए, जो 48,20,512 करोड़ की प्राप्तियां हैं, ये राजस्व प्राप्ति से हमने की है 31,29,200 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति है हमारी 16,91,312 करोड़। जो राजस्व प्राप्तियां हैं इनमें कर राजस्व से, मतलब कि कर से जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो है कुल 25,83,499 करोड़ और कर से भिन्न राजस्व है 5,45,701 करोड़। वहीं अगर हम पूंजीगत प्राप्तियों को देखें तो वहां पर हम देखेंगे कि जो ऋण से वसूली की गई है, मतलब ऋण के माध्यम से जो प्राप्ति हुई है वो 28,000 करोड़ की है और उधारियों एवं अन्य देयताओं से जो प्राप्ति है वो है 16,000 करोड़। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप ध्यान रखोगे। जैसे कि क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि पूंजीगत प्राप्तियों में सबसे अधिक प्राप्तियां कहां से हुई हैं, तो ये ध्यान रखें उधारियों एवं अन्य देयताओं से। ठीक है, तो आगे चलिए बजटीय घाटा कि कितना बजटीय घाटे का अनुमान किया है 2024-25 के इस बजट में। तो मुख्यतः बजट घाटा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 3 प्रकार के होते हैं, राजस्व घाटा, राजस्व कोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 1.8% है और इसका मात्रा कितनी है? 5,80,201 करोड़ रुपए। आगे हम देखेंगे इसमें, इसी में जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो है 0.6%। आगे राजकोषीय घाटा देखें हम, 16,13,312 करोड़ और ये जीडीपी का 4.9% है। प्राथमिक घाटा है हमारा 1.4%। यहाँ आपको फैक्ट में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि राजस्व घाटा है जीडीपी का 1.8%, राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 4.9% और प्राथमिक घाटा है जीडीपी का 1.4%। इन सभी फैक्ट को याद रखोगे क्योंकि पेपर में अक्सर सीधा पूछा जाता है कि हाल ही में 2024-25 के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो वहां पर आप लिखोगे 4.9%। यदि प्राथमिक घाटा पूछा है तो 1.4% और यदि राजस्व घाटा पूछा है तो 1.8%। इन सबको आप ध्यान रखोगे फैक्ट को। आगे अनुदान पे आते हैं हम। अनुदान कि कहाँ कितना अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा। तो देखिए, ये कुल अनुदान जो है
अनुदान की राशि जो है, जो कुल व्यय किया था सरकार ने, उसका 8.95% है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है अनुदान का। जो अनुदान पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और एक बेसिक समझ से पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे हम कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र को अनुदान दिया है, उससे कम किसको दिया है, उससे कम किसको दिया है। तो देखिए, सबसे ज्यादा खाद्य अनुदान, खाद्य वस्तुओं को सबसे अधिक अनुदान दिया गया है। उसके बाद उर्वरक अनुदान, उसके बाद ब्याज अनुदान, उसके बाद पेट्रोलियम अनुदान। आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे अधिक अनुदान किसको दिया गया है, खाद्य अनुदान। ये कितना प्रतिशत है कुल अनुदान का, 47%। उसके बाद है उर्वरक अनुदान, ये कितना अनुदान का प्रतिशत है, कुल 38%। उसके बाद है ब्याज अनुदान। कई बार सीधा सीधा यूपीपीसीएस बीपीएससी में सीधा आ जाता है कि निम्नलिखित अनुदानों को उनके घटते क्रम में बताइए या बढ़ते क्रम में बताइए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, सबसे अधिक खाद्य, उसके बाद उर्वरक, उसके बाद ब्याज, उसके बाद पेट्रोलियम। ठीक है, यहाँ मतलब आपको एक बेसिक ये पता हो कि सबसे ज्यादा कौन सा है, उससे कम कौन सा है, ना कि ये सब भी पता हो कि 2,05,000, 250 करोड़, 1,64,000, इन पे ज्यादा ध्यान मत देना। उसके बाद विदेशी अनुदान, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुल विदेशी अनुदान सरकार ने 9621 करोड़ दिया है। मतलब कि विदेशों को क्या, कहा, किस देश को कितना अनुदान गया। शीर्ष 5 देश जो हैं उनके अनुदान हम देखेंगे। सबसे पहले स्थान पर है भूटान। सरकार ने सबसे अधिक अनुदान भूटान को दिया है। उसके बाद नेपाल को, उसके बाद मालदीव को, उसके बाद मॉरिशस को, उसके बाद म्यांमार को। ये ध्यान रखिए कि सबसे अधिक भारत सरकार ने अनुदान दिया है वो देश है भूटान, उसके बाद है नेपाल, और उसके बाद है मालदीव, और उसके बाद मॉरिशस। ये भी आपको अरेंजमेंट के क्रम में आ सकता है कि सबसे घटते क्रम में बताएं, बढ़ते क्रम में बताएं, या सीधा पूछ सकता है कि हाल ही के बजट में सबसे अधिक अनुदान किस देश ने प्राप्त किया है। तो उसका आंसर है भूटान। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम सब। आगे ब्याज अदायगी, एक मिनट, ब्याज अदायगी। देखिए, इसका मतलब है कि ब्याज अदायगी में भारत सरकार ने कितने पैसे खर्च किए हैं। ब्याज अदायगी में भारत सरकार ने 11,62,940 करोड़ रुपए अदा किए हैं, जो कि बजट का 24% हिस्सा है। सीधा ध्यान रखेंगे कि ब्याज अदायगी में बजट का कितना हिस्सा चला गया, सरकार का 24%, और उसकी मात्रा कितनी है, 11,62,940 करोड़ रुपए। आगे प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष के कर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष कर से कितनी इनकम हुई है, कितना चेंज हुआ है, क्या कुछ हुआ है, प्रत्यक्ष कर के बारे में बजट में क्या कहा है, इन सभी पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आयकर छूट हेतु आय सीमा में परिवर्तन। हाल ही में इस बजट में सरकार ने आय सीमा में परिवर्तन किया है। अर्थात पहले 7 लाख रुपए थी सीमा, मतलब कि 7 लाख से कम वालों पे एक सीमा थी जो 5% कर की, वो चेंज कर दी है। जो पहले 7 लाख पे कर लगता था, लेकिन अब 7.75 लाख पे कर लगेगा। तो ये ध्यान रखना, ये सीधा आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में सरकार ने आय सीमा में परिवर्तन किया है, और वह कितना किया है, 7.75 लाख। उसके बाद कर स्लैब की संख्या 6 कर दी गई है। पहले यह संख्या 5 थी, वर्तमान में इसको 6 कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की दर को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। देखिए, ये टर्म सीधा आ सकती है पेपर में कि हाल ही के बजट में भारत सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की दर को घटाया है, बढ़ाया है। मतलब शायद वो फैक्ट भी ना दे आपको, सीधा पूछ ले घटाया है, बढ़ाया है। तो ये आपको जरूर याद रखना होगा कि इसको बढ़ाया है दोनों को। और यदि फैक्ट पे आ जाए तो 10% से 12.5% बढ़ाया है लॉन्ग टर्म को, और शॉर्ट टर्म को 15% से बढ़ाकर 20% किया। दरअसल ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है, जैसे कि शेयर मार्केट में हम कोई शेयर खरीदते हैं, तो वहां पर अगर किसी शेयर को हम 1 साल बाद बेचते हैं तो वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, और यदि 1 साल से पहले बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा हमारे ऊपर।
उसके बाद हम कर स्लैब पर चर्चा करते हैं। हाल ही में हमने चर्चा की कि कर स्लैब 6 कर दी गई है। देखिए 0 से 3 लाख, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 लाख से ऊपर। ध्यान रखेंगे कि पेपर में सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कर स्लैब की संख्या कितनी है, 4, 5, 6, 8। तो आप ध्यान रखेंगे 6 कर स्लैब कितने हैं, 6। पहली है 0 से 3 लाख की कर स्लैब, पहली कितनी है 0 से 3 लाख की कर स्लैब, जिस पे टैक्स देना पड़ता है 0%। उसके बाद है 3 से 7 लाख, उस पे 5% टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद 7 से 10 लाख, उस पे टैक्स है 10%। 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। सभी प्रकार के एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, हमने पार्ट 1 में भी इसकी चर्चा की थी। एंजल टैक्स, एंजल टैक्स अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट में इसके बारे में बताएं, क्योंकि पहली वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूं और यहाँ भी हमने लिख रखा है। देखिए, जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है तो उस पर लगने वाले कर को एंजल टैक्स या एंजल कर कहते हैं। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में भी कि हाल ही के बजट में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स कितना कर दिया गया। यह 40% से घटाकर 35% कर दिया गया। या फिर ऐसे भी सीधा भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाया है या घटाया है, तो ध्यान रखिए घटाया है। आगे आते हैं हम अप्रत्यक्ष कर पर। अप्रत्यक्ष कर में जो सरकार ने सुधार किए हैं, जो भी बताया गया है। देखिए, कर राजस्व में करों का हिस्सा कि जो हमें अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे अधिक कर कहां से आया है, उसके बाद कहां से। सबसे अधिक कर आय कर से, आय से हमें सर्वाधिक कर प्राप्त हुआ है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से रखिएगा कि सबसे अधिक कर आयकर उसका हिस्सा है 30%। उसके बाद जीएसटी उसका है 27%। उसके बाद है निगम कर, उसका हिस्सा है 26%। ये यहाँ से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि सीधा पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक कर अप्रत्यक्ष कर में सबसे अधिक हिस्सा किसका है, आयकर का। या फिर सीधा पूछ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी का कितना प्रतिशत है, 27%। इसके बाद ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित करों को घटते क्रम में बताएं। तो आप लोगों को ये सारे फैक्ट ध्यान रखें। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8%, सीमा शुल्क कितना है 6%। ये सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे आप सब। उसके बाद है मोबाइल फोन तथा मोबाइल चार्जर की सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया। ध्यान रखेंगे इन पॉइंट को। मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर की सीमा शुल्क घटा दिया गया, जो कि 15% कर दिया गया है। यहाँ पर ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पेपर में सीधा आ सकता है यहाँ से कि मोबाइल फोन तथा मोबाइल चार्जर का सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है, नहीं, यह घटा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि टेलीकॉम पीसीबीए पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे दोनों फैक्ट्स को। मोबाइल फोन पर घटाया है, टेलीकॉम पीसीबीए पर सीमा शुल्क बढ़ाया है, और इसके बाद 25 आवश्यक खनिजों की सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधा क्वेश्चन आएगा आपके पास पेपर में कि कितने खनिजों को सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। ये है 25। ध्यान रखेंगे इसकी सीमा को आप। आगे चलते अगला पॉइंट है, सोने और चांदी के सीमा शुल्कों को कम कर दिया गया है, और कम करके कितना कर दिया गया, 6%। आगे जीडीपी में कर का प्रतिशत, ये हमने एक तुलना कर रखी है कि जीडीपी में किस कर का कितना प्रतिशत है। देखेंगे हम यहाँ पर प्रत्यक्ष कर का हिस्सा कितना है, 6%। अप्रत्यक्ष कर है 5%। सकल कर राजस्व है 11.8%। जीडीपी में टोटल कर राजस्व जो है 11.8% है। इसमें प्रत्यक्ष कर 6.8 और अप्रत्यक्ष कर 5.0%। इस फैक्ट को ध्यान रखें यहाँ पे, इन दोनों फैक्ट को। ठीक है।
क्योंकि सीधा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी कि प्रत्यक्ष कर कितना प्रतिशत है जीडीपी में और अप्रत्यक्ष कर कितना कर है। तो ठीक है दोस्तों, यह वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। पार्ट 3 में हम पूरा बजट हम कंप्लीट कर देंगे। बस थोड़ी बहुत ही चीजें रहती हैं, जैसे कि किस योजना को कितना धन आवंटित किया गया है, किस विभाग को कितना धन आवंटित किया गया है, इन्हीं सब चीजों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो डालते रहें। थैंक यू।